दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप सबकी सपोर्ट से ये नावल अपलोड हो रहा है। सब दोस्त ऐसे ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आज वाली एपिसोड पर 500 सब्सक्राइब मुकम्मल करने पर 2 एपिसोड मिलेगी। जल्दी जल्दी टारगेट पूरा करे। शुक्रिया। चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मीरन से बात करके ये तो साबित हुआ कि असलम कुरैशी ने अपनी भांजी के अगवा की खबर जराइम पेशा हलकों में नहीं फैलाई, इसलिए पुलिस इस्तेमाल नहीं की गई और मुझे भी सीधा उड़ाना चाहा। मैंने एक रिक्शा लिया और केंट की तरफ चला गया। यहाँ से भी दूर कुछ बदल कर अनारकुल्ली बाजार चला आया। बाजार तो बंद था, मगर नाई की दुकान में अभी भी 2-3 गाहक मौजूद थे, जो हजामत करवाने नहीं, बस यूं ही खुश कुपिया करने की नीयत से आए थे। मैं जाकर बैठ गया तो नाई उठा, मगर एक और लंबा सा मर्द बोला, भाई मैं करता हूँ साहिब की शब्बो। और इसके बाद वो मेरे कान में सरगोशी में बोला, साहिब जी, शब्बो के बाद पिछली गिल्ली में एक कोठा है, इसमें चले जाओ, मैं वहीं मिलूंगा। 10 मिनट बाद में इस कमरे में था। क्विसो नामी वो बंदा बोला, ऐसा है साहिब जी के वो बंदे कबायली थे, उनको भारी मुआवजे पर यह काम दिया गया है। इस लड़की का भी पत्ता चलाया है मैंने, इसे कबायलियों ने नहीं, कुरैशी के अपने बुंदों ने उठाया है। इस लड़की को अब भूल जाओ, वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब तक वो जिंदा ही नहीं रही होगी। अगर हुई भी तो इस वक्त तक वो लाश बन चुकी होगी। मैं अपने खौलते खून को बामुश्किल काबू करते हुए बोला, कहाँ होगी ये बताओ, बाकी में जानो। वो बोला, कुछ पक्का पत्ता नहीं है, क्योंकि वाकया अभी अभी का है, मगर इसे वो शहर के बाहर कहीं ले गए हैं। मैं बोला, तुम असलम कुरैशी के बाहर वाले ठिकानों के बारे में जानते हो? वो बोला, खास नहीं, क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं रहा कभी। वैसे सुनी घंटी है कि इसका एक ठिकाना गुंडा सिंह बारदर के पास है, कोई चट्टी कोठी भी कहते हैं इसे। मैं निकलने लगा तो वो बोला, 1 मिनट साहिब, ये लिफाफा रखे, इसमें कुछ पैसा भी है, हथियार भी और एक चाबी भी है, एक ऐसे मकान की जिसका पत्ता मुझे भी नहीं, बस मीरन साहिब जानती है। मैं वहां से सीधा कासिम के पास गया। मुझे रात के इस पहर ही शब्बों को छूने जाना था, क्योंकि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने एक बंद दैन नुमा गाड़ी ली और कासिम के एक आदमी को साथ लिया। कासिम को वहीं छोड़ा ताकि कोई मसला हो तो कासिम संभाल सके। एक बुर्का भी रख लिया ताकि शब्बों को छांपा जा सके। मैं बर्क रफ्तारी से कसूर की तरफ गामजन था। गुंडा सिंह बारदर के पास पहुंचने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। वहां एक पुलिस चौकी थी। वहां पहरे पर मौजूद संतरी से मैंने पूछा कि मैं मुल्तान से आया हूं और मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, जो किसी सफ़ेद आचट्टी कोठी के पास है। थोड़ी ही देर में सिपाही ने मुझे करीब करीब समझा दिया कि हमें किस तरफ जाना है। मेरे साथ वाले लड़के का नाम खुर्रम था और वो पौठोहारी था, हिंद को बोलने वाला और मजबूत चट्टान जैसी पौठोहारी छाती वाला। इसकी आंखों में कोई सवाल कोई अंदेशा नहीं था, जैसे हम किसी मुहिम पर नहीं, किसी पिकनिक पर जा रहे हों। हम अपनी मंजिल के करीब थे। मैंने गाड़ी रोकी और फसल में घुस गए। 15 मिनट बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हमें एक कोठी दिखाई दी। कोठी पर सफ़ेद चूना किया गया था, शायद इसीलिए इसे सफ़ेद कोठी कहा जाता था। कोठी के बाहर एक कार और एक जीप खड़ी थी। ये इस बात का सबूत थी कि अंदर लोग थे। हम चुके झुके कोठी तक पहुंचे तो मैंने गाड़ी के बोनट को छुआ। सर्दी में गाड़ियों के बोनट गर्म थे, यानी गाड़ियां कुछ देर पहले इस्तेमाल में रही थीं। मैंने बारी बारी गाड़ियों के सभी व्हील पंक्चर कर दिए। फिर खुर्रम को घर के चारों तरफ एक चक्कर लगाने को कहा। खुर्रम 10 मिनट में वापस आ गया। अकब से एक दीवार 1.5 ऊंची थी। घर में कुत्तों की भी मौजूदगी थी। हम खुर्रम की बताई जगह पर गए और पहले में अंदर कूदा और चाकू निकाल लिया ताकि कोई कुत्ता हो तो उम्मीद इसे मार गिरा है। मगर जब कई मिनट का मोशिगाफ निकल गए तो मैं रेंग कर आगे बढ़ा। खुर्रम दीवार से मुत्तसिल छत पर चला और पोजीशन संभाल कर बैठ गया। मुझे एक कमरे से हल्की हल्की सी घटी घटी सिसकियां सुनाई दे। मेरा दिल हल्क में आ गया। ये निस्वानी सिसकियां सिवाय शब्बों के किसी और की नहीं हो सकती थी। मैं अंदर की तरफ बढ़ा, मगर दरवाजे बंद थे। मैंने कोशिश की और खुर्रम की मदद से छत पर चढ़ गया। यहाँ से हम अंदर की तरफ उतरे। सहन से अंदर का दरवाज़ा खिल गया तो हम घर की गैलरी में पहुंच गए। हमने इस तरफ का रुख किया जहां वो सिसकियां सुनाई दी थीं। मैंने खुर्रम से नाली पकड़ ली और इसे कहा कि वो शब्बों को लेकर गाड़ी तक ले जाए, जबकि मैं इस वक्त तक यहाँ रुकूंगा जब तक शब्बों खतरे से बाहर ना निकल जाए। इसके बाद हम उन हिरामजाजों से हिसाब किताब करेंगे। मैंने इस कमरे का लाक तार से खोला और खुर्रम को अंदर भेज दिया और खुद दूसरी तरफ उन दरवाज़ों पर पहरा देने लगा जहां से किसी के निकलने की उम्मीद थी।
मैं राइफल खामे मुस्तैद था। खुर्रम शायद शब्बों को लेकर निकल गया था क्योंकि इसके साथ खटपिट हुई थी। जब उन्हें निकले 5 मिनट हो गए तो मुझे खुर्रम का मस्ज आया कि हम गाड़ी में हैं, अब आ जाए। मैंने राइफल को मजबूती से थामा और एक दरवाजे पर पूरी ताकत से लात मारी। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। अंदर वाले तमाम अफराद नीम फाबीदा हालत में थे। वैसे भी ये 3-3:30 बजे का वक्त था, जब इंसान गहरी नींद के नशे में आ ही जाता है। वो हल बला कर उठे मगर मैंने बना कोई मौका दिए नाली से ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू कर दी। मेरी गोलियों के वार से सभी बखर गए और कोई कहाँ गिरा तो कोई कहाँ गिरा। किसी आतिशी हथियार से ये मेरी पहली लड़ाई थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा ही ना हो सका और राइफल किल्क की आवाज़ से 30 सेकंड ही में खामोश हो गई। कमरे में गोलियों का जुआं फैल गया था। गिन खाली होते ही मैं उल्टे कदमों बाहर दौड़ा। किसी ने मेरा ताक़ुब ना किया और ना ही कोई फायर हुआ मुझ पर। मैं भागता हुआ 5 मिनट में स्टार्ट खड़ी गाड़ी के करीब जा पहुंचा और इसमें बैठ गया। खुर्रम ने गाड़ी भगा दी। मैं अजीब खुद फरामोशी की कैफियत में था। शायद आज मैं कातिल बन गया था। मेरे हाथों पर किसी का खून लिखा जा चुका था। किसी को कत्ल कर देने का एहसास गुनाह इतना बड़ा था कि मैं शब्बों को ही फरामोश कर गया था, जिसके लिए ये सब गुनाह मुझसे हुआ था। मैं सर खामे बैठा था कि एक बार यक कपकपाती निस्वानी आवाज़ गूंजी, कौन हैं आप लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे एक करंट लगा। ये आवाज़ और लहजा शब्बों का नहीं हो सकता था। मैं मुला और मेरे खदशा की तस्दीक हो गई। मैं हकला कर खुर्रम से बोला, ये लुक कौन है? खुर्रम ने मुझे ऐसा देखा जैसे मेरा दिमाग चल गया हो। मैं खुर्रम से बोला, ये वो लड़की नहीं है जिसे लाना था। गाड़ी वापस मोड़ लो, वो वही रह गई होगी। खुर्रम बोला, मगर भाई वहाँ तो बस यही थी, बाकी घर में वही लोग थे जो इस कमरे में थे। मैं बोला, वापस चल, शायद कोई जगह रह गई हो। खुर्रम बोला, 1 मिनट भाई, वहाँ गोली चली है, हो सकता है कोई और साथी आ पुलिस आ गई हो। वापस जाना ठीक नहीं, इस लड़की से पूछते हैं वहाँ कोई और भी थी। मैं इस लड़की की तरफ पलटा और बोला, वहाँ कोई और भी लड़की लाई गई थी। लड़की ढलक कर मेरी तरफ देख रही थी और होले से बोली, इस घर में तो सिर्फ मैं थी। मैं बोला, तुम्हें पक्का यकीन है? वो बोली, हाँ मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि जब मुझे वहाँ ले गए तो घर कई दिनों से खाली था। मैं बोला, कितने लोग थे वहाँ? वो बोली, शायद 4 या 5। 2 गालियाँ थीं, एक में मैं थी और 2 मुहाफिज, दूसरी में भी इसी तरह 2 या 3 मर्द थे। लड़की नहीं थी। मैं खामोश हो गया। एक बोझ जो उतर गया था कि शब्बों को बाजियाब करवा लिया है, अब दोबारा पहले से भी ज्यादा शिद्दत से सर पर सवार हो गया। मैं सर खाम कर बैठ गया। खुर्रम गाड़ी को आंधी तूफान की तरह लाहौर की तरफ ले गया और कासिम के घर की तरफ ले जाने लगा तो मैं बोला, 1 मिनट, तुम गाड़ी यहाँ रोको और उतर जाओ, मैं आगे चला जाऊँगा। खुर्रम ने बना कुछ कहे गाड़ी रोक दी और उतर गया। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा तो खुर्रम बोला, भाई इस लड़की का क्या करेंगे? मैं दोबारा इस लड़की की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, इसे भी यहीं उतार देते हैं, तुम इससे कुछ नाश्ता पानी करवाओ, इसके बाद ये अपनी राह ले। वो लड़की डर कर बोली, प्लीज नहीं, मुझे अकेले मत उतारेगा, वो लोग मुझे फिर पकड़ लेंगे, अभी मुझे अपने साथ रखिए। मैं बोला, ओ बीबी, तुम हमें जानती नहीं हो इसलिए ऐसा कह रही हो, हम भी कोई नेक शरीफ बंदे नहीं हैं। वो बोली, जो भी हो, जो एक तन्हा लड़की को बना किसी कीमत रहा करना चाहते हों वो बुरे नहीं हो सकते, प्लीज मैं इस सड़क और उन लोगों से ज्यादा आपके पास महफूज रहूंगी। मैंने सवालिया नजरों से खुर्रम की तरफ देखा और बोला, ठीक है, अभी चल लो, बाद में देखते हैं। मैंने गाड़ी इस मकान की तरफ घुमाई जहां की चाबी मीरन साहिब ने दी थी। ये ठिकाना मेरे अपने दोस्तों से भी खुफिया था। मैंने रास्ते से नाश्ता पैक करवा लिया था और कमरे में रात भर की थकन और कोफ्त से गिर पड़ा। जब मैं चाय पीते हुए बोला, मेरा ख्याल है तारुफ हो जाए, मुझे पप्पू अनवर कहते हैं। वो बोली, और मुझे नादिया। मैं बुरी तरह चौंक गया। ये तो असलम कुरैशी की भांजी थी। अगर ये वही थी तो वहाँ इस हाल में कैद क्यों थी? अगर इसे असलम कुरैशी ने खुद ही उठवाया था तो मेरे पीछे क्यों पड़ा था? मेरी मौत का वारंट दरअसल इसी के अगवा का नतीजा था। अब तो इसे मैं उठा लाया था। मैंने सर थाम लिया। वो बोली, लगता है आप मुझसे वाकिफ हैं। मैं फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, जी हाँ, दरअसल आपके गायब होने की वजह से मेरी मौत के फरमान जारी हुए हैं, साथ मेरी एक दोस्त को भी अगवा किया गया है, इसकी तलाश में मैं वहाँ गया था। वो बोली, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर, मगर अब पर ही शक क्यों हुआ? मैं बोला, इसलिए कि कुछ ही हफ्ते पहले मैंने नजीब को उठाया था, एक लड़की के साथ बदसलूकी करने के जुर्म में।
बस वहीं से मुझ पर लातादाद हमले शुरू हुए। अब मेरी बारी की जवाब देने की तो ये हो गया। खैर, अब अपनी सुनाई, अब वहाँ कैसे? वो कुछ देर खामोश रही, इसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो बोली, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, इसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर मेरे मामू मेरी शादी एक सियासतदान के अय्याश बेटे से करना चाहते थे। कल हमने सोचा कि हम यहाँ से भाग जाए, मगर हम दोनों मोटरवे पर पकड़े गए। मुझे वो इस हवेली ले गए और जुनेद का कुछ पत्ता नहीं। मैं खामोश हो गया। सारा खेल समझ में आ गया। ये लड़की खुद ही किसी के साथ भागी, मगर असलम कुरैशी ने मुझ पर हमला करवा दिया। बाद में लड़की पकड़ी गई तो इसे छुपा दिया। अब ये पत्ता नहीं था कि लड़की का क्या अंजाम होता। इसे मार दिया जाता फिर इसे डरा धमका कर शादी पर मजबूर किया जाता, मगर लड़के का अंजाम जानना मुश्किल नहीं था। इसे यकीनी तौर पर अभी तक मारा जा चुका होगा। मुझे अब शब्बों की फिक्र मजीद होने लगी थी। वो नाहक इस मुसीबत में फंस गई थी और मुझसे शनासाई की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसे मैंने सोचकर एक प्लान तश्कील दिया और आलमजेब का नंबर मिलाया। इसने मेरा फ़ोन उठाया तो मैं बोला। इस सांप ने एक बार फिर दसने की कोशिश की मुझे। वो बोला, पप्पो, तुम कहाँ हो तुम? नादिया तुम्हारे पास है। मैं बोला, पहले नहीं की, अब है, जिंदा है और फी अलहाल पूरे कपड़ों में। वो बोला, यकीन मानो पप्पू, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ। कुरैशी साहिब को लगा कि ये काम तुमने किया है और उन्होंने तैश और जल्दबाजी में ये सब कर दिया। मैं बोला, एक लड़की की मेरे घर पर, वो कहाँ है? इस बात पर आलमजेब बिल्कुल चुप हो गया। वो बोला, तुम्हें? दरअसल इस लड़की ने खुदकुशी कर ली है। मुझ पर जैसे बम गिरा। कल शब्बों का हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी नज़रों के सामने घूम गया। मैंने बिना कुछ कहे सुने मोबाइल बंद कर दिया और हम निकाल दिया। मिस्र खा में बैठ गया। शब्बों की जवान मौत एक बहुत बड़ा सानिहा था और सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि मौत की वजह में था मेरी दुश्मनी की भींत शब्बों चढ़ गई थी। नादिया बोली, क्या हुआ? मैं सदमे से नियाल होकर बोला, उन्होंने मेरी साथी को कत्ल कर दिया है। पता नहीं मौत से पहले इसे क्या क्या कुछ सहना पड़ा होगा, किसी दरिंदगी से गुजरना पड़ा होगा। मौत तो शायद इस पर एहसान होगा। इसी वक्त मेरे दूसरे नंबर पर कॉल आई। ये कॉल मीरन साहिब की तरफ से थी। वो बोली, पप्पो, एक बहुत बुरी खबर है। वो जो लड़की थी वो मर चुकी है। मैं भरी आवाज में बोला, मैं जान चुका हूँ। मीरन साहिब बोली, इसकी लाश पुलिस की तहवील में है, तुम चाहो तो ले सकते हो। मैं मीरन साहिब से मजबूर लहजे में बोला, एक एहसान कीजिएगा, इसकी लाश वसूल करके इसकी तदफीन करवा दे। मैं इसके साथ साथ कईयों की और कब्रें बनता देखना चाहता हो। मैं बड़े बोझल दिल के साथ बैठा रहा। दोपहर के वक्त मुझे नादिया ने झंझोल कर उठाया और बोली, ये ले चाय। मैंने उड़कर चाय खाम ली। वो मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई। मुनहाक जोकर वो काफी निखर लग रही थी, मगर इसका चेहरा अब भी जर्द पोला हुआ था। मैं इसका बगौर जायजा ले रहा था। वो कुछ लम्हे तो मेरी नज़रों से कंफ्यूज होती रही, फिर बोली, आपने मुझे कहीं कैद नहीं किया, ये जानकर भी मैं आपके दुश्मन की भांजी हो? मैं तलखी से हंसा और बोला, मुझसे ज्यादा शायद वो तुम्हारा दुश्मन साबित हुआ होगा। जिस तरह वो मेरी एक दोस्त की मौत का जिम्मेदार है, वैसे ही यकीनन तुम्हारे इस बुआए फरेंड का भी कातिल होगा। वो खामोश हो गई। मैं इसे अब भी बगौर देख रहा था। मैं बोला, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम मुझे इतनी अफसरदा दिखाई नहीं दे रहे जितनी कि एक ऐसी लड़की को होना चाहिए जिसका बुआए फरेंड मारा जा चुका हो। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर बोली, शायद इसलिए कि वो मेरा बुआए फरेंड नहीं था, बस एक साथी जो मुझे इस कैद से बचाने आया था, मगर खुद मारा गया। दुख इसकी मौत का बहुत ज्यादा होता अगर मुझे ये ना पता चलता कि वो भी मुझे बस जिनसी भूख मिटाने ले जा रहा था। इसकी मौत के बाद इसका मोबाइल मुझे मिल गया, जिसमें इसने सुहाग रात की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। कुछ और दोस्त भी बिला रखे थे। अगर हम पकड़े ना जाते तो आज के दिन शायद उन सब की मुश्तरका हवस का निशाना बन रही होती। अगर वो मेरे साथ मुखलिस नहीं था तो मैं भी नहीं थी। शायद मैं इसे इस्तेमाल कर रही थी और वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे इसकी मौत का बहुत दुख हुआ था, मगर ये जानकर खुशी हुई कि इसका घिनौना मंसूबा नाकाम हो गया था। मगर इस सारे मामले में मुझे भी सजाए मौत उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया था। खैर, अब की दोस्त का सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद इस सब में वो बेचारी बिल्कुल गैर जानिबदार होते हुए भी सबसे बड़ी सज़ा पा गई। मेरे मामू वाकई बहुत सफ़ाक हैं। मैं शब्बों का जिक्र आने पर एक बार फिर रंजीदा हो गया। वो कुछ बचा कर बोली,
क्या मैं जान सकती हूँ वो आपकी क्या लगती थी? मैं बोला, कोई खास रिश्ता नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमसे उस्तवार है। इसे नागुफ्ता हालात में मैंने सहारा दिया और सिर्फ चंद ही दिनों के बाद इसे मेरी दोस्ती की कीमत अपनी जान और शायद इज्जत पे चुकाना पड़ी। वो बोली, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ और बहुत शर्मिंदा भी हूं कि इस सब की असल वजह में थी। मैं बोला, नहीं, ये सब किस्मत के खेल हैं। वो कुछ रुक रुक कर बोली, मुझे दिन को डर लगा था कि शायद अब इसकी मौत और बेआबरोई का बदला मुझसे लेगे। मैं बोला, नहीं, मैं ऐसा हरगज़ नहीं कर सकता, ये मेरी सरिश्त में शामिल नहीं। इसी वक्त मेरा मोबाइल बजा, दूसरी तरफ कासिम था। वो बोला, पप्पो, इस लड़की को इज्जत से दफनाया गया है, इसे शदीद तशद्दुद और जिनसी ज़ियादती का निशाना बनाया गया था। मैंने एक करवा ढूंढ भरा, हालांकि इसका फटा लिबास मुझे ये वाज़े पैगाम दे चुका था, मगर एक उम्मीद थी कि शायद इसे इस दर्द और तज़लील से ना गुजरना पड़ा हो जो हर इज़्ज़तदार औरत के लिए सबसे भयानक तजर्बा होता है। रात के पिछले पहर मुझे एक कॉल मौसूल हुई। इस तरफ मीरन साहिब का नंबर था। वो बोली, पप्पो, एक आदमी है बिल्लो बिलेट, इस लड़की को तुम्हारे घर से इसने उठाया था। वो इस वक्त तुम्हें डिफेंस की एक कोठी में मिलेगा। इस वक्त वो एक तवाइफ नीलोफर उर्फ नीली के साथ है। इसने मुझे ये इत्तला दी है कि बिल्लो बिलेट को पकड़ लिया है। मैंने मीरन का शुक्रिया अदा किया और घर से निकला। इस बार मैंने एक पिस्तौल जेब में रखा और नादिया से कहा कि वो एक कमरे में रहे और मेरे अलावा कोई भी हो तो दरवाज़ा ना खोले। मैंने घर बंद कर दिया और बाहर गिल्ली में पहुंच गया। मेन रोड से मैंने बस ली और यतीम खाने चौक पहुंच गया। यहाँ से मैंने एक टैक्सी ली और डिफेंस की तरफ चला गया। टैक्सी वाले को मैंने मस्कूरा मकान से काफ़ी दूर रोक लिया और इसे फारिग करके पैदल ही इस घर की तरफ गया। ये एक नई बनी कोठी थी। इसके इहाते में 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं। सहन में अभी कुछ सामान ऐसा पड़ा था जिससे अंदाज़ा होता था कि मकान की तामीर में अभी भी कुछ काम बाकी है। घर से ताज़ा पेंट की भी बो आ रही थी। मैं अभी इसी शश ओ पंज में था कि मुझे पिछली तरफ एक साया दिखाई दी। मैं फौरन एक दरख्त के पीछे छप गया। वो साया एक जवान लड़की का था। वो शायद किसी से मिलने किसी और नियत से दबे पाँव कोठी के गेट की तरफ आ रही थी। इसने गेट के लाक में चाबी लगाई और खामोशी से बाहर निकल आई। इसके पास एक बैग था और कुछ और सामान था। वो अभी कोठी की तरफ देख ही रही थी कि मैंने इसे उचक कर हाथों में भर लिया और इसे काबू करके एक कोने में ले गया। वो चलाती रही मगर इसकी तमाम चीखें मेरी मुट्ठी में दफन हो गईं। जब वो काफ़ी देर तक पेच कर बेहाल हो गई तो इसने मजीद शोर शराबे का ख्याल तर्क कर दिया। मैंने इसे सरगोशी में कहा, अगर अब चीखने की कोशिश की तो गर्दन का मनका तोड़ दूंगा। चुपचाप मेरी बात मानो वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसने इस बात में सर हिला दिया। इसका जिस्म किसी सांचे की छलाका जैसे नाप तोल कर औरत को बनाया हो। मैंने बदस्तूर इसका मुना काबू रखते हुए इससे पूछा, तुम बिल्लो बिलेट को जानती हो? इसने इस बात में सर हिलाया तो मैं बोला, क्या वो अभी भी अंदर है? इसने एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। मैंने अब की बार पूछा, वो किस कमरे में है? मैंने इसका मुंह तो आज़ाद कर दिया मगर पिस्तौल इसके पहलू से लगा दिया। वो बैठी आवाज़ में बोली, वो नीचे के फ्लोर पर तीसरा कमरा है, इसके साथ आज नीली है। मेरा पिस्तौल इसके गोल सख्त बरेस्त से लगा था। मैं इसे समझने की कोशिश करते बोला, तुम कौन हो? वो जो बरेस्त छूने से बिल्कुल ना शर्माई थी बोली, मैं डॉली, मेरा मतलब। दरअसल इसका नाम और हिजाब की किसी ने मुझे इसका खेले समझा दिया। मैं बोला, इस वक्त कहाँ जा रही थी? वो आहिस्ता से बोली, मैं भाग रही थी। मैं बोला, किस चीज़ से? जिस्म फरोशी से। क्या वो पैसे कम दे रहा था? वो बोली, नहीं, मैं उन जराइम पेशा और घटिया लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहती। अगर जिस्म ही बेचना है तो मैं ये काम कहीं भी कर सकती हो, इसीलिए यहाँ से भाग रही हो। अगर बता के जाओ तो ये लोग मुझे कभी नहीं जाने देंगे और इस वक्त तक मुसलसल इस्तेमाल में रखेंगे जब तक मैं मुकम्मल खोखली नहीं हो जाऊगी। ऊपर से जिस्म पर निशान बनाकर इसे बदनुमा कर देंगे। मैं बोला, देखो, तुम मुझे बिल्लो तक पहुंचाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सोच लो, बिल्लो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। डॉली ने मेरे साथ आने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मैंने डॉली से गेट की चाबी ले ली और अंदर ले आया। इसने ही मुझे बताया कि मकान कुछ जराइम पेशा लोगों का अय्याशी का अड्डा है, जहां वो ऐसी काल गर्ल्स को उठा लाते थे जिन्हें वो खरीद लेते और कई महीनों तक मुसलसल इस्तेमाल करते और फिर जब वो मुकम्मल निचुड़ जाती तो फेंक देते। कल रात ही वो डॉली और नीली को लाए थे। इस वक्त मकान
मैं बिल्लो के साथ साथ जोनी नामी एक और लड़का भी था। जोनी ने डॉली के साथ मौज करना थी, मगर कसरत शराब नोशी के बाइस वो पहले ही इतना गाफिल हो गया था। मगर बिल्लो बेलेड ने नीली के साथ खूब ऐश किया था, क्योंकि नीली की दर्द भरी चीखें डॉली ने सुनी थी। डॉली काम करवाने से बच गई थी, सो इसने भागने की सोची। मैं पहले जोनी के पास गया। जोनी मेरे अंदाजे के बरक्स मकामी सानोले रंग का लड़का था, जिसने किसी खटिया विलायती गुंडे जैसी ड्रेसिंग की थी। नाम भी खुद ही जोनी रखा होगा। डॉली का कहना दुरुस्त साबित हुआ था। वो वाकई इतना धत खा के सुबह भी उठना मुश्किल लग रहा था। मैंने इसे फिर भी बांध दिया और इसे बाथरूम के नंगे फर्श पर डालकर ठंडे पानी की टूटी खोल दी। जिस कमरे में बिल्लो था, इसका दरवाज़ा बजाया। कई बार बजाने के बाद अंदर से एक बोझल और तहाशी आवाज़ आई। कौन है साला? दरवाजे पर डॉली ने घबराई हुई आवाज़ में जवाब दिया। जी मैं डॉली हो, नीली की सामान। बिल्लो ने अब की बार दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक मादरजाद नामर्द खड़ा था। इसकी आंखें मंदी मंदी थी। वो डॉली की तवक्को कर रहा था, मगर मुझे देखकर इसे जैसे सकता तारी हो गया। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने पूरी ताकत से गेओनिसा इसके नाक पर दे मारा। वो जेर होकर ज़मीन बोस हो गया। इसने उड़कर खड़े होने की कोशिश की तो मैंने इसे दोबारा नॉक आउट कर दिया। वो खासा सख्त जान साबित हुआ और एक बार फिर उठने की कोशिश की। इस बार इसकी पसलियों को मैंने पूरी ताकत से खोकर मारी। वो उलट कर नीचे दूर जा पड़ा। इसने लेटे लेटे आगे बढ़ने की कोशिश की और मेज से कुछ उठाना चाहा। मैं इसे बालों से पकड़ा और इसका सर जमीन से टकरा दिया। वो चीख मारकर बेहोश हो गया। इसके खून से फर्श रहम हो गया था। मैंने छूंद कर बिजली का स्विच ऑन कर दिया। बिस्तर पर एक लड़की इस हाल में पली थी कि इसका जिस्म कई जगह से खून रस रहा था। इसके साथ ऐसी बर्बरियत देखकर मेरी हालत भी गैर होने लगी थी। मैंने इसे आज़ाद किया तो वो नीम बेहोश थी। वो उस तरह सामने ही पड़ा था जिससे बिल्लो ने ये कार्रवाई की थी। मैंने वही उठा लिया। बिल्लो के चेहरे पर शराब के चंद कतरे मारकर इसे होश में लाया। वो उठा तो खौफ भरी नज़रों में मुझे और मेरी मुट्ठी में दबे खून आलूद उस्तरे को देखने लगा। मैंने इसे बालों से पकड़ लिया और बोला, पहचाना मुझे साले हरामजादे? वो खौफ से हकला कर बोला, हाँ हैं भाई, मैं चाहता हूँ आपको। मैं बोला, तो फिर ये भी बता, वो लड़की जिसे तूने मेरे घर से उठाया था वो कहाँ है? वो बोला, मुझे कुछ पता नहीं। मैंने तो इसे कुरैशी साहिब के पास छोड़ा था। इसके बाद मुझे पता नहीं। मैंने अचानक इसके गाल पर एक गहरा किट लगा दिया। वो किसी बकरे की चलाया और तड़पने लगा। मैंने इसे दबका और बोला, सीधी तरह सारी बात बोल, वरना बूटी बूटी अलहदा कर दूंगा। वो मजीद कटने के खौफ से चुप हो गया, मगर अभी भी इसकी दर्द भरी सस्कारियां जारी थीं। वो बोला, वो जी, हमें हुक्म था कि इसे घर से उठाई और कुरैशी साहिब के पास पहुंचा दे। हमने यही किया। मैंने उस तरह दुखा कर बोला, तूने इसके साथ क्या किया? वो बोला, मुझे मुआफ कर दो पप्पू भाई, गलती हो गई। मैंने इस बार इसकी छाती को उस तरह का निशाना बनाया। वो एक बार फिर तड़पा। मैंने कहा, पूरी बात पता, एक भी बात आ लफ्ज़ छोटा तो किट किट के मरेगा। वो दर्द भरे अंदाज में बोला, मुआफ कर दें पप्पू भाई। वो लड़की जवान थी। हमने इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। इस के बाद साबिर और मंजूरी ने इसके साथ ज़्यादती की। मुझे मुआफ कर दें पप्पू भाई, हम तो हुक्म के बंदे हैं। मुझे जो जानना था वो जान लिया था। मैं बोला, इसकी मौत कैसे हुई? वो बोला, वहाँ लड़की को रात भर फिर कुरैशी साहिब के बंदे इस्तेमाल कुत्ते रहे। सुबह जब चट्टी कोठी पर हमला हुआ तो कुरैशी साहिब ने बोला कि इस लड़की को वापस ले आओ, ताकि इसके बदले अब से किसी और लड़की का सौदा किया जाए। मगर इस लड़की ने फौरी तौर पर चाकू उठाकर खुदकुशी कर ली, ताकि अब से सौदा ना हो सके। इसमें हम में से किसी का कसूर नहीं था। इसने खुदकुशी की थी। किस्म ले लो पप्पू भाई, मैं तो मामूली बंदा हो, मुझे छोड़ दो। मैं घरा कर बोला, तुम लोगों ने इसकी जिंदगी ऐसी नापाक बना दी थी कि मौत इसे नजात लगने लगी थी। अब यही मैं तुम्हारे साथ करूंगा कि तुम सब मौत को तरसोगे। मैंने इसे मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। मैंने घर के एक कोने से तेल जूंदा और घर में छिड़क कर आग लगा दी। घर में खड़ी गालियों में डॉली और नीली को बिठाया और घर से निकल आया। सुबह की अजानों के वक्त उन दोनों को एक चौक पर उतारा और अगले चौक पर गाड़ी भी छोड़ दी। यहाँ से बस के जरिए अपने महल्ले की तरफ गया। जब घर में दाखिल हुआ तो 6 बज रहे थे। मेरा पूरा वजूद खून से लिथला हुआ था। शुक्रिया था कि कपड़े गहरे रंग थे। मैंने कपड़े उतारे और उन्हें भी आग लगा दी। नहाकर बिस्तर पर जा लेना। मुझे 2 दिन बाद सुकून की नींद आ गई। मेरी आंख दोपहर के वक्त खिली थी।
नादिया नहाकर साफ सुथरी हुई, शायद कुछ खाने को बनाकर मेरी मुंतज़िर थी। घर में सिवाय चाय के सामान और बिस्कुट वगैरह के कुछ भी नहीं खा, शायद इसने भी यही खाकर गुजारा किया था। मुझे भी 3 दिन से खाने पीने का बिल्कुल होश नहीं रहा था। अब भूख महसूस हुई, मैं वहां से निकला और बाजार से खाना पैक करके वापस घर पहुंच गया। नादिया को शाह पर पकड़ाया और मीरन साहिब को कॉल की। मीरन साहिब ने पहली ही बैल पर कॉल उठा ली और बोली, पप्पो, एक तबाही मुझ गई है। असलम कुरैशी की बिल्कुल नई कोठी जल गई है। वहां से 2 आदमी मिले हैं जो बच तो गए हैं, मगर उनके साथ जो सुलूक हुआ है इससे असलम कुरैशी और इसके आदमियों की नींदें उड़ गई हैं। उन्हें एक अकेले इंसान से इस सब की उम्मीद नहीं थी। मैं बोला, कल इसकी कसूर वाली चट्टी कोठी में क्या हुआ था? वो बोली, वहां भी कोई फायरिंग हुई, कोई जान से तो नहीं गया, मगर शदीद जख्मी हालत में कई लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस और दीगर महकमे इस किस्म की वारदातों को गैंगवार कह रहे हैं और अभी तक उन्हें कोई खास इत्तला नहीं कि इसमें तुम किसी तरह मुलव्वस हो, बस नामालूम अफराद नामजद हैं। मैं बोला, अभी तो ऐसा बहुत कुछ होना बाकी है, आप मुझे इसी तरह गाइड करती रहे, शुक्रिया। मैंने खाने के बाद सारा को फ़ोन किया। वो मेरी आवाज़ सुनकर चहकती हुई बोली, पप्पो, कैसे हो यार? तुम तो ऐसे गायब हुए कि ना फ़ोन ना ईमेल। सुनाओ, कोई मूवी देखकर तो मुझे याद नहीं किया। मैं बोला, तुमसे एक मदद चाहिए। मेरी संजीदा आवाज़ सुनकर वो भी कुछ ठिठक कर बोली, हाँ बोलो पप्पो। मैं बोला, पिछले 10 दिन की मेरी दुबई में मौजूदगी का नाकाबिल तरदीद सबूत चाहिए। वो कुछ सोचकर बोली, क्यों खैर है पप्पू? मैं बोला, हाँ, एक मसले में फंसा हो, कभी फुर्सत में बताऊंगा। वो बोली, ठीक है, मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं। मैंने इसके बाद कासिम को फ़ोन किया और बोला, तुम हर जगह ये मशहूर कर दो कि मैं 1 हफ्ते से दुबई गया हुआ हो कुछ काम से। इस काम के लिए यूनिवर्सिटी के वीकली में भी एक एड छपवा दो कि यूनियन की फुला मसरूफियत के बाइस पप्पू भाई दुबई में हैं। कोई एक आध तस्वीर भी बनाकर छाप दो, जिससे लगे कि मैं वाकई मुख से बाहर हो। सिर्फ 1-2 दिनों के अंदर अंदर मेरी दुनिया ही बदल गई थी। खिले आम ऐसी दुश्मनी की फिजा पैदा हो गई थी कि मुझे रूपोशी इख्तियार करना पड़ी थी। एक दोस्त जान से गई थी। ये सच था कि शब्बों से मुझे कोई दिल्ली जज्बाती लगाव नहीं था, मगर इसकी मौत की वजह मैं खुद को समझता था। इसको जिल्लत वाली मौत देने वाले असलम कुरैशी के साथ भी मैं ऐसा सलूक करता कि वो हमेशा याद रखता। अब असलम कुरैशी बहुत जल्द अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचने वाला था। यूं एक जगह दबक कर बैठना भी मसले का हल नहीं था। मुझे यकीनी तौर पर बाहर निकलना था ताकि दुश्मन मुझे देख सके और जान सके कि मैं उनकी ही सफ़ों में मौजूद हो। घर में एक तो वो गाड़ी थी जिसमें हमने इस दिन चट्टी कोठी पर झावा बोला था, और एक मोटरसाइकिल थी। मैंने मोटरसाइकिल का इंतखाब किया और नादिया को भी साथ लिया। वो जिस दिन से आई थी इसने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो कहती नहीं थी, मगर अब वो कपड़े इतने मैले हो चुके थे कि वो उनमें बेआराम हो रही थी।